जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज है 6 नवंबर रविवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 203 दिन ही बाकी है। मुद्दा है संडे इंडियन एक्सप्रेस में जाने लायक चीज़ क्या? वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको दिल की तसल्ली चाहिए, मुझे पेज व्यूज़, तो इसको देखते हैं। पेज 1, हिमाचल प्रदेश चुनावी रैली में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा, उम्मीदवार का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कमल पे आप अपना वोट डाल देना। मित्रों, कुछ साल पहले यूपीएससी जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 पॉलिटी इलेक्शन, उसमें पूछा था कि आजकल पार्लियामेंट में इंडिविजुअल एमपी एक एक सांसद का रोल कम हो रहा है, पार्लियामेंट में स्पीच डिबेट की क्वालिटी कम हो रही है। तो इसका ये भी एक कारण है कि लोग जो वोट करते हैं, कोई एक चेहरे के लिए वोट करते हैं, फिर बाकी आपकी टीम के अंदर कौन कौन एमपी एमएलए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, उनके पास कितना पैसा है, करप्शन से कमाया, ईमानदारी से कमाया, वो सब की नहीं। आप एक बड़ा चेहरा देखकर एक पार्टी को वोट करते हैं। जो ऐसी पॉलिटिकल कल्चर हो वहाँ पर बाकी जितने भी आपको इलेक्शन और पॉलिटिक्स के न्यूसेंस दिखते हैं वो हो जाए, वो लाजमी है। सो नीड टू मूव बियॉन्ड दैट। इलेक्शन के बाद जुडिशरी में, न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम, यानी जज खुद तय करते हैं कि किसको जज बनाना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नाम लिखे जाते हैं, तो इस पर लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है कि ये पारदर्शी नहीं है और सरकार पूरी जिंदगी चुप नहीं रहेगी, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो सब आप पॉलिटी की थियरी पढ़ लेना, किताबों में भी दी है, ढेर सारे यूट्यूब वीडियो हैं, उसको पढ़ के एक बार ख़त्म करना है। हर बार आए तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 2, फीजल प्रॉफलिगसी, यानी अंधाधुंध सरकारी पैसा खर्च करना। झारखंड में सरकार ने मिनिस्टर और जजों के लिए सब ऑडी और स्कोडा कार, गवर्नर के कैलवकेट, मतलब उसकी जो गाड़ियों का पूरा काफिला चलता है, उसमें 6 नई महंगी गाड़ियों को ऐड किया, वगैरह वगैरह। तो इसमें पैसे जा रहे हैं। गौर ये भी करना है कि गवर्नर को इतनी सारी गाड़ियों की क्या ज़रूरत है काफिले में। खैर, आगे बढ़ते हैं। पेज 3 पे कुछ नहीं। पेज 4, पर्सन इन न्यूज़ में श्याम शरण नेगी, ये हिमाचल प्रदेश के बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद हर इलेक्शन में वोट डाला था, एंड ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट वोटर, जो अभी तक जीवित था। उसने 1952 में वोट दिया था, तब से लेके अब तक वो हर एक चुनाव में उन्होंने वोट डाले थे और उनका देहांत हुआ। आगे फिर पेज 5, 6 पर कुछ नहीं। पेज 7, इलेक्शन में ही गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और ऐसे लोग जो विकलांग है, तो चुनाव आयोग कुछ ऐसे करने वाला है कि ये लोग वोट फ्रॉम होम कर सके, यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो इलेक्शन का वो सब फॉर्म वगैरह लेकर उनके घर जाएगा और पोस्टल बैलेट वाली चीज़ से उसका वोट लेगा। लेकिन ये सब करने में बहुत चुनौती आ सकती है, क्योंकि सिर्फ अहमदाबाद में ही 1.25 लाख से ज़्यादा बुज़ुर्ग वोटर हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा विकलांग लोग हैं, और ये तो सिर्फ अहमदाबाद का, पूरे गुजरात में सोचो कितने सारे लोग होंगे। तो ये चीज़ करना असल में मुश्किल है। बट ऑन दी अदर हैंड, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर चुनाव आयोग घर घर जाके इनके वोट नहीं लेगा, तो फिर ये तो खुद से वोट देने आए, वो तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, विकलांग हैं। तो फिर जो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट कब हो सकती है? जब सभी लोग वोट दें। आगे बढ़ते हैं, पेज 8, सिटीजनशिप, नागरिकता। आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, उसमें बात क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में से गैर मुस्लिम लोग जिन पर वहाँ पर धार्मिक भेदभाव और अत्याचार हो रहा है और वो लोग भारत की शरण में आए हैं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए। तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि गुजरात में मेहसाणा और आनंद जिले में जो ऐसे गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से भारत आए बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, उन पर जो धार्मिक कारणों से अत्याचार हो रहा था, उन सबको सिटीजनशिप देने का उनका सब काम जारी करो। तो इस पर वो सब वापस पॉलिटिक्स गरमा रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और उसमें और क्या बातें हैं वो सब आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, पेज 9, कुछ काम का नहीं। पेज 10 पे भी नहीं। आगे पेज 11, आप याद करो वो गुजरात में मच्छू नदी के ऊपर
जो पुल बनाया गया था, ब्रिज, वो गिर गया और 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अब यहाँ उसका कारण एक ये कुमी कपूर, वो इनसाइड टेक मतलब अंदर की बात ऐसी वो एक कॉलम चलाती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये ब्रिज का जो मेंटेनेंस रिपेयर करना था वो तो नहीं पूरा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी इसलिए बहुत सारे लोग को वहाँ पर घूमना होगा, फ़ोटो खिंचवाने होंगे जो भी, इसलिए लोकल एमएलए और नेता लोगों ने बहुत प्रेशर डाला था कि इसको तुम खोल दो भले ये पूरा रिपेयर न हुआ हो, जिसके चलते ये हुआ। अब आप गौर करें यूपीएससी की मेन जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में ये ब्रिज रिलेटेड केस स्टडी बार बार आ चुके हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि इलेक्शन आने वाला है इसलिए जल्दी खोल दो, कुछ बार ऐसा आता है कि आप इंजीनियर हैं, आपने पाया कि उसमें तो सब अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हुआ, फिर भी आप पे दबाव है खोल दो। तो ऐसी स्थिति में जो भी उसके इंजीनियर हैं, इंस्पेक्टर हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कंप्लायंस और सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, क्योंकि चाहे कितना भी प्रेशर हो उसने साइन करना ही नहीं चाहिए कि भाई ये होगा और वगैरह वगैरह, या फिर उसने सब आगे लिख देना चाहिए अपने सीनियर बॉसेस को कि ये संभव नहीं है वगैरह। पेज 12 पे चलते हैं। इकोनॉमी में कुछ काम का नहीं। वो जो कल आया था अमेंडमेंट इन द ईपीएस रूल्स, वो ईपीएफओ की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, मतलब आप एक वर्कर हैं, आपकी सैलरी का कुछ पैसा कट रहा है और फिर आपको पेंशन मिलेगा, तो आपकी सैलरी का कितना पैसा कटेगा, मान लीजिए 8% समथिंग, तो वो कितने में से कटेगा, 15,000 तक की आपकी सैलरी का कटेगा, या आपकी 50,000 सैलरी है तो क्या 50,000 सैलरी का 8% कटेगा। वो सबके नियमों में कुछ सुधार थे, वो क्या सुधार हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप पुराने पेपर देखो, इतना जटिल टेक्निकल का एमसीक्यू आप बनाना, आप खुद इसमें एमसीक्यू बनाने बैठो, ये जो नियम लंबा चौड़ा सा इधर लिखा है, सो देन यू रियलाइज की सेंस बनती नहीं है, ऐसा तो टेक्निकल चीज़ पूछते नहीं तो हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे। मुझे यकीन है इस पर द हिंदू ने काफ़ी सारी पीएचडी लिखी होगी कि कितना, उसने शायद टेबल भी बना के दिया होगा कि आपका इतना सैलरी है तो आपका इतना पेंशन बनता है वगैरह, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा मुद्दा है कि नोटबंदी के बाद जनता ने बैंकों का डिजिटल पेमेंट का उपयोग काफ़ी बढ़ा दिया था, लेकिन पिछले 6 सालों में अभी जनता के पास कैश जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैश है, मतलब बैंकों से काफ़ी सारा पैसा उन्होंने बाहर निकाल के रखा है। अब उसके क्या कारण है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगले साल जनवरी फरवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें उसका एक चैप्टर होता है ये सब मॉनेटरी डेवलपमेंट, उसमें उसने वापस पूरा साल का ग्राफ देकर लिखा होगा क्या क्या कारण है। कारण आपको तुक्के मारने हो तो 2-3 ही होंगे, क्योंकि ये गुजरात हिमाचल वगैरह में इलेक्शन आने वाले हैं। सामान्य रूप से ये होता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पैसा काफ़ी विड्रॉ होता है। उसका कारण क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये मिनिस्टर नेता लोग और उनके जो बेनामी अकाउंट होंगे, उनके ड्राइवर, रिश्तेदार, जीजा साली जमाई के नाम पे, उन सब में से वो पैसा निकाल लेंगे ना, तभी तो सब अपने वोटर्स को, उनको जो भी दारू मटन और सब करना है उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कैश। सो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरा, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में दिवाली सीजन होती है तो भी बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करना है, वेकेशन में जाना है, तो भी वो पैसा विड्रॉ करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने 3 कारण दिए थे क्यों लोग पैसा निकालते हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या, एहतियाती रूप से, कि जैसे आपको लगता है आप बीमार हो जाएंगे या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको लगे नहीं इमरजेंसी में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ हो गया और तुरंत पैसा चाहिए, सो फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो यू विल कीप द मनी आउट। तीसरा ये भी हो सकता है कि ये जो भी गेहूं चावल की कटाई होने वाली हो तो एपीएमसी मंडी वालों को भी पैसा उठा के किसानों को देना होता है खरीदने के लिए, या जो फार्मर्स हैं उनको नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए भी बैंकों से पैसा उठा के जो उनको फर्टिलाइजर सीड कुछ खरीदना हो वगैरह वगैरह। तो खैर वो तो सारे कारण आएंगे तब हम देख लेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। फिर आगे है इलॉन मस्क, जिसने ट्विटर कंपनी खरीदी और करीब 3,700 लोगों को सुबह 4 बजे कुछ ईमेल भेज के निकाल दिया। उसका जस्टिफिकेशन ये है कि हर दिन हम $4 मिलियन का ट्विटर को नुकसान हो रहा है तो मैं सबको तो गोद में नहीं बिठा सकता, मैं सबको नौकरी से निकालूंगा। तो इसमें कॉरपोरेट एथिक्स क्या है, देखिए लीडरशिप क्वालिटी, कॉरपोरेट एथिक्स, आप गौर करिए। आईएएस ऑफिसर का काम क्या है कि देश का कल्याण हो, लोगों की तरक्की हो वगैरह। जो कंपनी का सीईओ उसका काम क्या है, उसका एक ही काम है शेयर होल्डर्स के प्रति वफादारी। और शेयर होल्डर्स की वफादारी क्या है कि भाई उनको बेस्ट प्रॉफिट और डिविडेंड मिलना चाहिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1 हमेशा होती है। उसके बाद बाकी चीज़ आएंगे कि ये सब जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करो, सबको मौका दो, इंक्लूसिविटी, जेंडर, एलजीबीटी, सबको आगे तरक्की मिले, दोज आर ऑल वैलिड थिंग, बट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या इलॉन मस्क की हरकतें एथिकल हैं?
उसके आर्ग्यूमेंट को समझा जाए तो हाँ एथिकल है, क्योंकि उसको तो कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है, वही शेयर होल्डर्स के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। एनीवेज फिर ये फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ये सब की अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और ये वो सब ये दूध की नदियाँ बह रही, यूजुअल थिंग्स, वो हम सब पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगले साल बजट इकोनॉमिक सर्वे आने दो। पेज 13 इंटरनेशनल रिलेशन। मित्रों, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हत्या की साजिश हुई थी। अब उसके बाद उसके लोग जो बोलते हैं, और वो खुद भी जो स्पीच देता है और इनडायरेक्टली सब हिंट देता होगा कि तो प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, ये तो आर्मी और उसके सब साथियों ने करवाया। तो पाकिस्तान में जो मीडिया रेगुलेटर है उसने आदेश दिया है कि अब से इमरान खान की कोई भी स्पीच, मीडिया टॉक उसको दिखाया न जाए, क्योंकि उसके चलते तनाव बढ़ सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है वगैरह। तो इसमें गौर करने की चीज़ क्या है, द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीडिया इंडिपेंडेंस। भारत में भी कुछ ना कुछ साजिशें होती हैं या किसी पर अटैक होता है, लेकिन कभी किसी की स्पीच को टोटल बैन ही कर दिया जाए कि तुम जो भी बोलोगे मीडिया में कुछ दिखाएंगे ही नहीं, ऐसा तो शायद ही कभी होता है। तो वाई वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस, या इंडिया की डेमोक्रेसी पर हमें क्यों नाज होना चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि किसी भी पॉलिटिशियन की, चाहे वो कितना भी वाहियात किस्म का इल्ज़ाम क्यों ना लगाए दूसरे लोगों पर, उसकी स्पीचेस को सामान्य रूप से बैन नहीं किया जाता, जैसा यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा श्रीलंका और भारत की नेवी के बीच कुछ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़ोरदार चीज़ मुझे दिखी नहीं। आफ्टर दैट सो दिस वाज पेज 13। फिर पेज 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि संडे इंडियन एक्सप्रेस है तो लाइफस्टाइल टाइप के सब ब्लॉग्स होंगे और फिर स्पोर्ट्स के समाचार। कुछ काम का दिखा नहीं, हालांकि आपको अगर इंग्लिश बेहतर करना है तो आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तैयार हो जाइए आज सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट की, जहाँ पर कुछ 50 सवाल होते हैं, 60 मिनट में आप सॉल्व करें, आपको सब स्कॉलरशिप और चीज़ें मिलती हैं, प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा कल सोमवार रात 8 बजे मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होंगे, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।